नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर चुके हैं और दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन की और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का भी एक टॉपिक है, उसे भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के साथ ही दोस्तों ट्रिपल सी सीरीज के 9 चैप्टर सारे ही कवर हो जाएंगे और इसके बाद दोस्तों हम चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। आज की क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन की और उसके बाद दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में हमारे यहाँ पर कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी, यानी कि क्या ज़रूरत होती है साइबर सिक्योरिटी की। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, सिक्योरिंग पीसी और सिक्योरिंग स्मार्टफोन। तो ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इसे शॉर्ट में दोस्तों आरपीए कहा जाता है। ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये होता क्या है दोस्तों, उसे डिस्कस कर लेते हैं। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, रोबोटिक्स यानी कि रोबोट्स, बॉट्स या कंप्यूटर प्रोग्राम्स, आप कुछ भी कहिए, ये सारी चीजें लगभग मिलती जुलती ही हैं। इनकी मदद से दोस्तों प्रोसेसेस का यानी काम का, कार्य का ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन करना है। यानी कि दोस्तों ऐसे काम जो कंप्यूटर्स की मदद से करवाए जा सकते हैं, जहां पर दोस्तों हमें किसी पर्सन को हायर करने की जरूरत ना हो, तो इस प्रोसेस को ही दोस्तों हम रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं। यानी कि किसी प्रोसेस का ऑटोमेशन यानी ऑटोमेट हो जाए, स्वचालित हो जाए। और दोस्तों ये प्रोसेस ऑटोमेशन किसकी मदद से होता है? रोबोटिक्स की मदद से, यानी कि कंप्यूटर्स की मदद से। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आरपीए यानी कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का एम क्या है, यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरपीए का मुख्य लक्ष्य यानी कि एम मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले रिपीटेटिव कार्यों को, रिपीटेटिव कार्य मतलब दोस्तों जो कार्य बार बार किए जाते हैं, उन कार्यों को दोस्तों वर्चुअल वर्कफोर्स यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स से करवाना है। यानी कि दोस्तों इंसान काम वो ना करके वो काम कौन करेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम्स करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ आरपीए की, यानी कि आरपीए का एडवांटेज क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो पहला एडवांटेज होता है दोस्तों एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि काम में गलतियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों जब गलतियां नहीं होंगी तो एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इंसान काम करेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू जो गलतियां होती हैं वो नहीं होती, इसीलिए दोस्तों एक्यूरेसी बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला एडवांटेज है कॉस्ट ऑफ मैन पावर इज सेव्ड, यानी कि दोस्तों जो मैन पावर की कॉस्ट थी वो बच जाती है, क्योंकि दोस्तों जब हम इंसान से काम करवाते हैं तो उसे कुछ ना कुछ सैलरी देनी पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों आप वो सैलरी आपको नहीं देनी पड़ेगी और वो सारा ही काम कंप्यूटर्स के थ्रू हो जाता है, तो आपकी जो मैन पावर की कॉस्ट है वो भी बच जाती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है दोस्तों? प्रोडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज होती है क्योंकि दोस्तों इंसान जब काम करता है तो वो कुछ लिमिटेड आवर्स में ही काम कर पाता है, लिमिटेड टाइम ही काम करता है, उससे ज़्यादा वो काम डेली बेसिस पे नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर्स बिना थके ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए दोस्तों प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टास्क आर कंप्लीटेड रैपिडली, यानी कि जो काम होते हैं वो रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको आरपीए के एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आरपीए के एप्लीकेशंस की, यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला यूज दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कस्टमर सर्विसेज में इसका यूज होता है। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि कस्टमर सर्विस अब बॉट्स के थ्रू भी होती है, जहां पर दोस्तों बॉट्स आपसे बात करते हैं चैट के थ्रू। तो आरपीए का यूज कस्टमर सर्विस में भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही दोस्तों आपको बैंकिंग सर्विसेज में भी आरपीए का यूज देखने को मिलता है, हेल्थ केयर में भी, यानी कि दोस्तों हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह भी जो मेंटेन आरपीए के थ्रू किया जा सकता है। और फिर दोस्तों लास्ट में आप देख सकते हैं एचआर सर्विसेज इन कंपनीज, यानी कि दोस्तों कंपनीज में एचआर सर्विसेज में भी आरपीए का यूज किया जाता है। इसका दोस्तों मतलब ये है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी दोस्तों हर महीने कुछ ना कुछ सैलरी बनती है और दोस्तों नए एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है। तो ये सारी सर्विसेज दोस्तों एचआर सर्विसेज में आती हैं और ये काम दोस्तों आरपीए के थ्रू भी किया जा सकता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी।
साइबर सिक्योरिटी दोस्तों क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग दोस्तों हैकर्स या फिर दोस्तों किसी अन्य खतरे से डेटा की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है तो हमारे कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। इसी खतरे को दोस्तों बचाने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या जो टर्म हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों सिस्टम को खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए या बचाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में दोस्तों आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं और हार्डवेयर में दोस्तों आप फिजिकल फायरवॉल्स आती हैं, आप उसे समझ सकते हैं। अब उससे पहले बात करते हैं दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। क्योंकि दोस्तों हम इंटरनेट पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि संवेदनशील जानकारी का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट, एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आप फेसबुक समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम अपने बैंक अकाउंट्स, जहां पर दोस्तों हम पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करते हैं। इंटरनेट पर दोस्तों हम इनकी वेबसाइट्स को खोलते हैं, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं और वहां पर दोस्तों हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और हमारा पासवर्ड भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही है। तो दोस्तों हम नहीं चाहेंगे कि ये डिटेल्स किसी के द्वारा चोरी की जा सके। तो ये तो दोस्तों हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो किसी और को पता चले। इसीलिए दोस्तों साइबर सिक्योरिटी जरूरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पर हैकर्स या फिर वायरसेस आ सकते हैं जो आपकी डिटेल्स को चुरा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे डेटा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दोस्तों साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स। जब दोस्तों हम साइबर सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं तो कुछ शब्द होते हैं यानी कि कुछ टर्म होते हैं जो बार बार आते हैं, तो उन्हें ही दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म है दोस्तों मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए सभी प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को मैलवेयर कहा जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? मैलवेयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरसेस, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर एक्सेट्रा। तो ये सारे ही दोस्तों मैलवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो एक एक करके दोस्तों इन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहला है दोस्तों वायरस। वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस एक ऐसा मैलवेयर होता है जिसको टारगेट कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या फिर दोस्तों कंप्यूटर स्टोरेज को फॉर्मेट करने या फिर दोस्तों कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि वायरस काफी आपके सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला टर्म है ट्रोजन हॉर्स। ये भी दोस्तों एक तरह का मैलवेयर ही होता है। ट्रोजन हॉर्स या फिर दोस्तों इसे शॉर्ट में ट्रोजन भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? ये हमारे कंप्यूटर में एक नॉर्मल या हार्मलेस फाइल के रूप में एंटर करता है। जैसे ही दोस्तों हम उस फाइल को इंस्टॉल करते हैं या फिर दोस्तों उस फाइल को प्ले करते हैं, हम साइबर अटैकर्स को अपने सिस्टम का एक्सेस प्रदान कर देते हैं। यानी कि दोस्तों ट्रोजन एक ऐसी फाइल होती है जिसमें दोस्तों एक नॉर्मल फाइल आपको हो सकता है दिखे, हो सकता है दोस्तों आप किसी मूवी वेबसाइट से कोई मूवी डाउनलोड करें, लेकिन दोस्तों मूवी के साथ ही कोई वायरस भी डाउनलोड हो जाए जो आपको पता ना चले। जैसे ही दोस्तों आप मूवी को प्ले करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे, हो सकता है दोस्तों वो एक वायरस हो और आपके सिस्टम को वो नुकसान पहुंचाए। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ट्रोजन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी आती है स्पाईवेयर। यह भी दोस्तों एक प्रकार का मैलवेयर होता है जिसे दोस्तों कंप्यूटर में हमारी गतिविधियों यानी कि एक्टिविटीज की जासूसी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्पाई, जासूसी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि जासूसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाई कहते हैं, और ये एक मैलवेयर होता है। तो इन्हीं दो टर्म से ये स्पाईवेयर टर्म बन गया, स्पाई मैलवेयर यानी कि स्पाईवेयर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों अगला टर्म है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में दोस्तों रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम का दोस्तों मतलब होता है फिरौती। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दोस्तों किसी बच्चे को किडनैप किया जाए और फिर दोस्तों उस बच्चे के पेरेंट्स से कुछ पैसा मांगा जाए, तो उस पैसे मांगने को ही क्या कहते हैं? रैंसम कहते हैं। रैंसम मांगना कहते हैं, यानी कि फिरौती कहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो हमारे डेटा को बंदी बनाकर रखता है और दोस्तों हमसे डेटा वापस करने के लिए पेमेंट की मांग करता है। तो दोस्तों जो भी रैंसमवेयर को आपके सिस्टम में किसी भी तरीके से इंस्टॉल करता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि आपसे वो पैसा मांग सके। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रैंसमवेयर क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अगला टर्म है हैकर। हैकर क्या होता है दोस्तों? हैकर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है जो कंप्यूटर
या किसी नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी को पहचान कर उसे एक्सेस कर सके, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, हैकर कहेंगे। किसी सिस्टम की कमजोरी को पहचान कर या किसी नेटवर्क की कमजोरी को पहचान कर उसे एक्सेस कर लेना और वहां पर दोस्तों कुछ चेंजेस कर पाना। अब दोस्तों अगर बात करें कि हैकर कितनी तरह के होते हैं, तो जनरली दोस्तों हैकर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है दोस्तों व्हाइट हैट हैकर, दूसरा है दोस्तों ब्लैक हैट हैकर और तीसरा है दोस्तों ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर को दोस्तों एथिकल हैकर भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि एथिकल हैकर किसको कह सकते हैं, कुछ ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, तो आपको हमेशा व्हाइट हैट हैकर को ही सिलेक्ट करना है। अब क्या होते हैं दोस्तों ये व्हाइट हैट हैकर्स, इन्हें दोस्तों कंपनीज द्वारा हायर किया जाता है यानी कि रिक्रूट किया जाता है। इनका काम क्या होता है दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट या कंपनी के सिस्टम की कमजोरी को पता लगाना। क्यों पता लगाना, जिससे कि दोस्तों उस कमजोरी को ठीक किया जा सके। तो इनका काम जो होता है वो अच्छा होता है, इसीलिए दोस्तों इन्हें एथिकल हैकर कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों ब्लैक हैट हैकर, यानी कि दोस्तों इन्हें किसी कंपनीज द्वारा रिक्रूट नहीं किया जाता है। ये अपनी मर्जी से ही किसी कंपनी के नेटवर्क को या किसी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, यानी कि उसे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों तीसरी कैटेगरी है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर दोस्तों व्हाइट हैट और ब्लैक हैट कैटेगरी का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सिक्योरिंग पीसी। पीसी यानी कि दोस्तों अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को कैसे सिक्योर करें साइबर अटैक से, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। पीसी यानी कि दोस्तों लैपटॉप या डेस्कटॉप को वायरसेस या मैलिशियस प्रोग्राम से सुरक्षित करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनकी मदद से दोस्तों हम अपने कंप्यूटर को साइबर अटैक से सिक्योर रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। कभी कभी दोस्तों हम ये गलती कर देते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। ये करता क्या है दोस्तों एंटीवायरस? एंटीवायरस दोस्तों सिस्टम को विभिन्न प्रकार के वायरस यानी कि मैलवेयर आदि से बचाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, हमें अपने कंप्यूटर में फायरवॉल जरूर इनेबल रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वहां पर बाय डिफॉल्ट फायरवॉल ऑन रहता है। कभी कभी दोस्तों फायरवॉल को हम लोग ऑफ कर देते हैं, लेकिन दोस्तों उसे ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें फायरवॉल को जरूर ऑन रखना चाहिए। अब फायरवॉल होती क्या है, करती क्या है दोस्तों? फायरवॉल जैसा कि दोस्तों आप इसके नाम में भी देख सकते हैं, वॉल है, यानी कि दोस्तों ये एक दीवार है। दीवार है किसके बीच? आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच ये एक दीवार होती है। जो नेटवर्क से जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में आता है फायरवॉल के थ्रू आता है, और फायरवॉल चेक करता है कि उसमें कोई मैलवेयर यानी कोई मैलिशियस प्रोग्राम तो नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ है तो ये वहीं उसे रोक देगी, आपके कंप्यूटर में नहीं आने देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फायरवॉल दोस्तों नेटवर्क और हमारे कंप्यूटर के बीच एक गार्ड के रूप में कार्य करता है, जो दोस्तों कंप्यूटर में किसी भी तरह के अनवांटेड प्रोग्राम को एंटर करने से रोकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, हमें जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करके यूज करना चाहिए। कई बार दोस्तों हम गलती कर देते हैं कि अपने कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं वो पायरेटेड होता है। तो दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो पायरेटेड होगा तो वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो पाएगा, और दोस्तों उसमें जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं विंडोज डिफेंडर के या फिर दोस्तों और भी जो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, और आपका जो कंप्यूटर होगा वो वल्नरेबल हो जाएगा वायरसेस के लिए। इसलिए दोस्तों हमें जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करके यूज करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने एक बार परचेज कर लिया उसके बाद दोस्तों आप उसे कभी अपडेट ही नहीं करते हैं। आपको उसे रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें नए नए सिक्योरिटी फीचर्स आते रहते हैं जो दोस्तों अपडेट होने के बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, हमें अनसिक्योर वेबसाइट पर विजिट नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों मूवीज सॉन्ग्स आदि डाउनलोड करने की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर दोस्तों वायरसेस का सोर्स हो सकता है, जो दोस्तों हमारे कंप्यूटर को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जब दोस्तों हम किसी मूवी या सॉन्ग डाउनलोड करने की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहां पर दोस्तों मूवी के साथ कोई वायरस भी आपके सिस्टम में आ सकता है।
ऐसी वेबसाइट्स दोस्तों काफ़ी अनसिक्योर होती हैं, इसे हमें विजिट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट देखने को मिलता है, हमें अपने सोशल मीडिया, ईमेल या ऑनलाइन बैंक जितने भी दोस्तों अकाउंट होते हैं उनके पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए, इजी पासवर्ड्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो इजीली क्रैक किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो पासवर्ड हमें बनाने चाहिए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है सिक्योरिंग स्मार्टफोन। हम अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करके अपने पीसी को साइबर अटैक से बचाने के जो स्टेप्स अभी देखे, उसी तरीके से दोस्तों हम अपने फोन को भी साइबर अटैक या किसी अन्य खतरे से बचाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो वो उपाय दोस्तों इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों, हमें अपने मोबाइल डिवाइस पर एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड या पैटर्न सेट करना चाहिए, ताकि दोस्तों अगर वह खो जाए या चोरी हो जाए तो आपका जो उसमें डेटा है वो चोरी ना हो, वो गलत हाथों में ना जाए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमें ट्रस्टेड सोर्स से ही एप्लीकेशन या मीडिया आदि डाउनलोड करने चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है तो वहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर दोस्तों एक ट्रस्टेड सोर्स है, वहाँ पर दोस्तों हम अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई मैसेज के थ्रू लिंक आए कि इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करिए, या फिर दोस्तों गूगल के थ्रू आप किसी ऐप को सर्च करके डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों वहां पर आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन की जगह पे कोई वायरस आपके फोन में आ सकता है। आप यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अनट्रस्टेड सोर्स से कई एप्लीकेशन में मैलवेयर होते हैं जो डेटा चुरा सकते हैं, वायरसेस इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले, यहां तक कि दोस्तों ट्रस्टेड सोर्स से भी डाउनलोड करने से पहले, यानी कि दोस्तों जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, चाहे आप प्ले स्टोर से ही क्यों ना कर रहे हो, हमें उस एप्लीकेशन के रिव्यूज को भी चेक कर लेना चाहिए। जहां पर दोस्तों आप डाउनलोड करते हो वहां पर नीचे रिव्यूज लिखे होते हैं, तो आप एक बार रिव्यूज भी जरूर पढ़ लिया करिए। रिव्यूज दोस्तों जनरली वो लोग लिखते हैं जो एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर चुके होते हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो जनरली वहां पर शेयर करते हैं, तो आप रिव्यूज जरूर पढ़िए। उसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है, आप यहाँ पर देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप यानी कि एप्लीकेशन हमसे कुछ परमिशन मांगता है। हम उसे एक्सेप्ट करने से पहले उन्हें समझना जरूर चाहिए। जब भी दोस्तों आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आप देखते हो वो आपसे मीडिया एक्सेस मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांगता है, आपके एसएमएस की एक्सेस मांगता है, आपके जीपीएस की एक्सेस मांगता है। तो क्या क्या एक्सेस वो आपका एप्लीकेशन आपसे मांग रहा है, आप एक बार जरूर समझिए, क्या वो पर्टिकुलर एक्सेस उस एप्लीकेशन के लिए जरूरी है भी या नहीं, तो हमको उसे भी जरूर समझना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है, हमें अपने फोन पर स्टोर सभी इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप जरूर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों यानी कि कॉन्टैक्ट, आपके कोई डॉक्यूमेंट है या आपकी कोई फोटोज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनका बैकअप जरूर लेना चाहिए, जिससे कि दोस्तों फ्यूचर में अगर आपका फोन चोरी हो जाए या उसका डेटा किसी तरीके से इरेज हो जाए तो आप उसे रीस्टोर कर सको। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर आप अपने फोन को रीसेल कर रहे हो यानी कि बेच रहे हो, तो रीसेल करते समय दोस्तों हमें इसके सभी डेटा को इरेज कर देना चाहिए और इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट कर देना चाहिए, ताकि दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट डेटा किसी और के पास ना जाए। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, हमें अपने फोन में सिक्योरिटी एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल रखना चाहिए जो डिवाइस को वायरस आदि से बचाता है। जैसे कि दोस्तों हमने अपने कंप्यूटर के केस में देखा कि वहां पर एंटीवायरस इंस्टॉल जरूर करना चाहिए, उसी तरीके से दोस्तों आपके फोन के लिए भी एंटीवायरसेस आते हैं, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस आते हैं, आप उन्हें जरूर इंस्टॉल करिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, अगर हमारा फोन चोरी हो गया है तो हमें उसकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों उस फोन का मिसयूज ना किया जा सके। अब क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन मैकार्थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजनेस कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लिंक्डइन। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।